ये लोग बहुत परेशान हैं और हाई कोर्ट में के तारीख पे तारीख चल रहा है। तो अगर आपको टाइम हो तो इन लोगों को गाइड करके, या फिर एक जो नया पीआईएल हो वो ब्रजेश भैया के तरफ से ही हो छात्रों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाई पेड जो एडवोकेट है वो भी डेट नहीं ले पाते हैं, तो केस क्या लड़ेंगे। मेरा तो सवाल सीधा होता है ब्रजेश भैया। तो अगर नहीं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि जो पीआईएल जो गया था बहुत जल्दबाजी में, और जो एडवोकेट गए हैं वो बेसिकली यूट्यूबर है ज्यादा। तो इनका वो है कि 32 में सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि फेलुअर ऑफ कमीशन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो एक मैटर ऑलरेडी सुन ही रही है चेयरमैन को लेके 32 में, क्योंकि छात्र अप्रोच करेंगे 100-150 की संख्या में। छात्र हर जिले से आएंगे जो रियली में विक्टिम रहे हैं। 34 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। आयोग न क्वेश्चन बना पा रहा है, आयोग न एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ऊपर से आयोग बदले की कार्रवाई कर रहा है। रोज चुन रहा है कि कौन से स्टूडेंट को डिबार कर दे। मतलब अब बच्चे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यस, कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो रहा है ना। वो जो गए थे उस समय वो केवल एग्जाम को लेकर गए थे, लाठीचार्ज को लेकर गए थे। अगर अगर स्टूडेंट अप्रोच करे 32 के तहत, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वो आयोग मेहनत कि आयोग ना एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहा है सही से, ना आयोग क्वेश्चन बनवा पा रहा है, ना आयोग मेंस की कॉपी ढंग से जांच रहा है, मॉडल आंसर बनाता है कि नहीं बनाता है। इंटरव्यू का गड़बड़ी सामने है। मीडिया डोमेन में कि 40 लाख 30 लाख लेते हुए पकड़े गए थे, वो उसके ऊपर चार्जशीट पटना वो कोर्ट में पेंडिंग है मामला। 3-3 चीजों के ऊपर केस लंबित है। मनु भाई को हटा दीजिए, पहले वालों का उनका अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है। और बिहार में आयोग पोस्ट पे हुए चेयरमैन अरेस्ट हुए हैं। कई बार इंटरव्यू में धांधली का क्लियर कट ईओ ने सबूत पकड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आगे का ग्राउंड होगा वो छात्रों का, वो फेलुअर ऑफ कमीशन आयोग का कंप्लीटली फेलुअर हो गया है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ही अपने निगरानी में ये वाला जो एग्जाम रिसेंट वाला वो करा लो, क्योंकि आयोग का जब तक जांच नहीं होता तब तक ये आयोग तो जैसे लोग कर री एग्जाम कितनी बार री एग्जाम कर। कल कोई मेंस में भी जिस तरीके से ये शेड्यूल जारी किया है, जितनी जल्दबाजी में, पता नहीं उसमें भी कैसे क्वेश्चन बनवाएगा। अभी ये पहले फॉर्म भरा है, शेड्यूल जारी कर दिया है, तो किस एक्सपर्ट से क्वेश्चन बनवा रहे हैं, कहाँ सेंटर देंगे। फिर कहीं मेंस में गड़बड़ी हुआ तो फिर मेंस के लिए भी बैठेंगे क्या री एग्जाम। फिर इंटरव्यू में कहीं गड़बड़ी हुआ तो री इंटरव्यू के लिए बैठेंगे क्या। आयोग का फेल हो चुका है कंप्लीटली। जो ये रिकॉर्ड में ये चीज हो जो आयोग आयोग आशुतोष जी, आयोग अपना एनुअल रिपोर्ट तक जारी नहीं करता पब्लिक डोमेन में। आयोग जो है अपना एनुअल रिपोर्ट, इस तरीके की तो आयोग की कार्य प्रणाली है पूरी एकदम ओपेक, सब कुछ एकदम। हम कहते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से भी पुअर हो गया क्या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। वो अपना एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा आयोग की एनुअल रिपोर्ट में। इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें मोटा मोटी लेखा जोखा होता है किसी भी वार्षिक प्रतिवेदन में, कि आयोग कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया, कितनी मीटिंग्स हुई, और इसके अलावा किस तरीके से मोटा मोटी कॉन्फिडेंशियल चीजें तो नहीं रहेगी क्वेश्चन वगैरह का, एग्जाम कंडक्शन का, लेकिन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो उसमें दिखाए जाएंगे कि चेयरमैन साहब कितनी बार मीटिंग किए, कितनी बार क्या हुआ, कितनी बार क्या चीजें हुई। अब ये फेलुअर ऑफ कमीशन का मैटर है, इसीलिए 32 में सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। और जहां तक मैं अवेयर हूँ, राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष इनको अप्रोच किए हैं, और कपिल सिब्बल की तरफ से भी शायद इनको अप्रोच किया जा रहा है। तो पटना हाईकोर्ट इनके पास एक एक मैटर तो 3 मैटर तो इनका पेंडिंग है ही। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये भी दिखा सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट तो हियरिंग ही नहीं कर पाता है, ये चीजें वहां भी लगी रहेगी छात्र हित के मुद्दे पे, कि पटना हाईकोर्ट तो सुनवाई ही नहीं कर पाता। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं फ्रेश ग्राउंड पे। फेलुअर ऑफ कमीशन आयोग का जो है कंप्लीटली, चाहे क्वेश्चन मेकिंग हो, चाहे एग्जाम कंडक्शन हो, चाहे इंटरव्यू प्रोसेस हो, और ऊपर से टेंटेड चेयरमैन, और हाई कोर्ट में जाने पे हाई कोर्ट में डेट ही नहीं मिल पाता। एक दिन बीपीएससी के एडवोकेट बोलते हैं कि कुंभ नहाने चले गए, उसके 2 दिन बाद एडवोकेट जनरल बोलते हैं कि हमको किसी शादी में जाना है तो आज हियरिंग नहीं होगा, और कल कोई बीमार पड़ जाएंगे। ये अभी जो है एक बार बीमार भी पड़ चुके हैं, एक बार बीमार भी पड़ चुके हैं।
हाँ, तो अभी वो तो बीमार पड़े हैं, में उनका कुत्ता बीमार पड़ेगा, उनका ड्राइवर बीमार पड़ जाएगा, किसी दिन कुछ और हो जाएगा। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैटर को होल्ड किया जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सारे कमीशन को लेके, वो सारी चीजों को लेके एक और अप्रोच किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि हम पहले भी हाई कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट जब वापस भेजेगा तो ये है टाइम बाउंड में बिना डिले के सुनवाई किया जाए, ये भेजेगा। ये फायदा होगा सुप्रीम कोर्ट आने से। अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर ले। तो देखिए, ये थे हमारे साथ ब्रजेश भैया। सबसे पहले धन्यवाद कीमती टाइम देने के लिए। और अब आपका भी मैं बता दूं सभी को कि ब्रजेश भैया जो है बहुत कीमती टाइम दिए हैं। अभी इनको जाना है, और यहाँ तक कि वो भोजन भी, रात्रि का भोजन भी नहीं लिए हैं। तो थैंक यू भैया जुड़ने के लिए। नीतीश भैया, आप लोग कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। ये चीजें क्लियर हुई कि आप लोग अब हाईकोर्ट के, मतलब एक रास्ता आपका हाईकोर्ट में खुला हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तमाम स्टूडेंट, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट अब जा सकते हो न्यू फ्रेश केस लेकर। तो क्या आप लोग जाओगे अब? जी, कल से ही लगातार जो है हम लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं। तो कल जो है हम लोग चाहेंगे कि जो है किसी एक जो अच्छे वकील हैं, जो मतलब नीतीश जी मैं रोकना चाहूंगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से 2 बार आपकी मीटिंग हो गई, राज्यपाल से जी जी मीटिंग हो गई, नहीं निकला, हाई कोर्ट टाइम नहीं दे पा रहा है। अब ये मैटर विशेष रूप से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिल पाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो जो भी वकील रहेंगे, मैं खुद भी प्रेजेंट रहूंगा, सीनियर अगर रहेंगे तो, कि हमको हाई कोर्ट भेजा जाए, तो एक डायरेक्शन के साथ भेजा जाए हाई कोर्ट को, इसका टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से हियरिंग हो। कल कोई बीपीएससी का वकील जो है, आज कुंभ में लग रहा है, कल कोई हरिद्वार स्नान करने चले जाएंगे, या हो सकता है वो शादी अटेंड करने के लिए विदेश चले जाए। तो इस तरह की चीजें ना हो जाए। ये सारी चीजें आपके पास पर्याप्त पिछला जो पीआईएल हुआ था केवल री एग्जाम पे था और एग्जामिनेशन लीक पे था। अब तो फेल्यूर ऑफ कमीशन है कि आयोग क्वेश्चन ना पा रहा है, आयोग एग्जाम नहीं कर पा रहा है, और चेयरमैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई कर रहा है। तो अब इससे ज्यादा ग्राउंड पास तो जी मुझे नहीं लगता कि उस समय अवेलेबल था, जब लाठीचार्ज हुआ था और उस समय हुआ था। अब गंगा में काफी पानी बह चुका है, और बीपीएससी में भी बहुत कुछ हो चुका है, पब्लिक डोमेन में जो है, नोटिस पर नहीं, नोटिस हम लोग निश्चित रूप से सर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग जो है तैयार हैं। और कल जो है हम लोग इस पे महत्वपूर्ण ढंग से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी लेंगे इस मामले में। और हो सकता है कि जल्द ही हम लोग जो है पीएल फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ब्रजेश भैया जुड़ने के लिए, और नीतीश भैया थैंक यू जुड़ने के लिए। और मैं तमाम अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी होप अभी बाकी है, ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, और हमारे हीरो ब्रजेश भैया, नीतीश भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग, ब्रजेश भैया, आप जो सुप्रीम कोर्ट में कमांड लिए हुए हो ना, मनु परमार की यहाँ लगी पड़ी है। कभी कोई हॉस्पिटल तो कभी कोई हॉस्पिटल, कभी नोटिस पे नोटिस, ये करे जा रहे हैं जो मन में आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये काफी प्रेशर में है। अब मैं चाहूंगा कि आपके पीआईएल से अगर ये हट जाते हैं ना, तो इतिहास याद रखेगा कि ब्रजेश भैया ने इकलौता अकेला शख्स मनु परमार और पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। तो थैंक यू भैया जुड़ने के लिए। मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि री एग्जाम जो बोल रहे हैं वो बहुत सही डिमांड है, लेकिन उनका टेन्योर देखिए नवंबर 2026 तक है। कितना बार री एग्जाम का डिमांड आप कर पाएंगे सड़कों पे उतर के? कितनी बार सही लाठी से बात है। पिटा? ये ऐसे चेयरमैन के साथ पे क्या फायदा है? फेल्यूर ऑफ कमीशन हो चुका है, आयोग का पतन हो चुका है बिहार में प्रशासनिक रूप से। आयोग ना क्वेश्चन बना पा रहा है सही से, यूपीएससी बोल के ग्रुप डी का बना देता है, ना एग्जाम कंडक्ट कर पा रहा है, ऊपर से नया मेथड ला रहा है मर्जर का, जो कि मैंने कभी नहीं सुना छात्र जीवन में। मैं 2 बार खुद भी लिख चुका हूँ। और आयोग पब्लिक डोमेन में ये भी नहीं बताता है कि ये दोनों एग्जाम के रिजल्ट में क्या अंतर है। तो अब ये काफी ग्राउंड इनके पास अवेलेबल है इनके। तो मैं री एग्जाम स्टूडेंट जरूर करे, लेकिन री एग्जाम एक अच्छे क्लीन हैंड के साथ हो, नहीं तो कितनी बार री एग्जाम का डिमांड करेंगे।
कितनी बार पढ़ाई छोड़ के गर्दनी लगाएंगे, सवाल में उठता है। हम लोग लगातार टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि टर्मिनेशन हो तब री एग्जाम हो, नहीं तो पता चला कि यही री एग्जाम करवा लिया और जो है फिर से री एग्जाम का चर्चा होने लगेगा। तो टर्मिनेशन तो हम लोग टर्मिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको लक्ष्मी राय का उदाहरण लास्ट में दे ही देता हूँ कि वो 4 महीना जेल में रहे बेऊर में, वो इंजीनियरिंग घोटाले का उसी में जिसमें वो ब्रिज बिहारी जी दोषी थे और उनकी असामयिक तरीके से उसी में वो मंत्री पोस्ट भी गया, जेल भी चला गया। तो इनको केवल रिजाइनेशन या सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन सेट असाइड होगा तो रिजाइन कर दे, अभी काम खत्म हो जाएगा। केवल त्याग रास्ता बचता है। इतना संविधान ने इतनी संरक्षण दे रखी है इस आदमी को, कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, हमारे हमारे जो संविधान बनाने वाले कभी सोचा नहीं होगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कभी भ्रष्टाचार का आरोपी भी बन जाएगा। मैं तो ये पिटीशन डालने के दौरान खुद को दुर्भाग्य रूप से मानता हूँ कि मेरे स्टेट में बिहार, जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, दुनिया में ज्ञान की किरण निकली थी, वहां पर सरकार ने एक भ्रष्टाचार के आरोपी को चेयरमैन बना दिया और स्टूडेंट स्टूडेंट इनकी बारीकियों से चीजों को समझ रहे हैं। न इनको हटाया जा सकता, बिना सुप्रीम कोर्ट के ये हट ही नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं बचता इनको हटाने का। इनका सिर्फ एक रास्ता है, त्याग पत्र, कि ये नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दे या सरकार इनसे त्याग पत्र ले ले। तो मैं एक बार धन्यवाद। आपसे एक बात मैं बोल दूं, इनका खाल इतना मोटा है कि जो है हाँ। जल्दी त्याग पत्र नहीं देंगे। ये जो है त्याग पत्र, मैं लक्ष्मी राय का उदाहरण बता तो रहा हूँ कि 4 महीने के लिए आशुतोष जी वो जेल गए थे तो हाईकोर्ट में पिटीशन डाले दोबारा कि मैं जो 4 महीना जेल में रहा उसके लिए मुझे 4 महीना फिर एक्सटेंशन दे दिया जाए। अरे भैया, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या होगा कि कोई चेयरमैन जो है जेल चला गया इंजीनियरिंग मेरिट घोटाले में, वो पहले आरोपी थे, सीबीआई जांच कर रही थी, और 4 महीना जाके हाईकोर्ट से बोल रहे हैं, पहले सरकार से बोले, लालू यादव जो थे उस समय तत्कालीन सरकार। इसीलिए विपक्ष इसमें एक्टिव नहीं है, क्योंकि विपक्ष पहले ऐसे कारनामे कर चुका है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो अभी विपक्ष है ना, वो ऐसे चेयरमैन को वो लोग बैठाए थे और अब वो 4 महीना जेल में रहे तो सरकार को बोले कि भैया मैं 4 महीना जेल में रहा हूँ, मेरा 4 महीना टेन्योर बढ़ा दीजिए। और सरकार ने उनको हटाने का प्रोसेस भी फिर वही पिटीशन लेके हाई कोर्ट गए कि हुजूर मैं 4 साल जेल में रहा, मेरे 4 महीने का कार्यकाल बढ़ा, सेवा विस्तार दे दिया जाए। सर ये गर्दनी बाग का जो हम लोग का जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जो यूथ प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन का ही प्रोटेस्ट है। बीपीएससी तो उसका एक अभी री एग्जाम और जो है इनका त्याग पत्र या टर्मिनेशन जो है वो तो एक मुद्दा है, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग बीपीएससी में कर रहे हैं कि कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होने चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी कौन है ये सार्वजनिक करे, मेन का जो आंसर कैसे चेक हो रहा है। नीतीश जी, एक चीज और कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो नियमावली है, वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है। गवर्नर को पावर है बनाने का। हमने तो कभी नहीं देखा कि उसमें कैसे एप्लीकेशन किया जाता है। पब्लिक में कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता है कि भाई बीपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, अखबार में भी नहीं छपता, न वेबसाइट पे आता है। तो पूरा इन सब चीजों को भी उठाना पड़ेगा आप लोगों को कि आयोग, ऊपर से आयोग का एनुअल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पहले जारी करे। रोज ट्वीट कर रहा है ना, पहले 2024 का एनुअल रिपोर्ट जारी करे हो, हम भी देखे कि क्या क्या इस समय आयोग डिसीजन लिया है। आयोग अपना अपना एनुअल रिपोर्ट पहले जारी करे, जो कि लिखा है। आप विधानसभा के पटल पे रख रहे हैं और पब्लिक डोमेन में नहीं रख रहे हैं, ये कौन सा चीज चल रहा है भाई? जो विधानसभा में जो चीज रख लिया गया उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे हैं? आयोग को जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और आयोग में ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है, जो आईएएस, उनका भी कार्यकाल फिक्स किया जाए। भैया ऐसा सिचुएशन आ जाए कहीं कोई वहीं रिटायर ना हो जाए, 10 साल 8 साल बैठे हुए हैं, जबकि डीएम एक जिले में 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। तो फिर ये सारा नियम आयोग में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? जहाँ की इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, करप्शन का सबसे ज्यादा चांस है वहां पर। तो ये पूरा डिमांड इस बार उठ जाए, इस बार पूरी तरीके से। जी हम लोग अब लीगली जो है पीएल तो फाइल करेंगे और सारे डिमांड्स को उसमें हम लोग कलेक्टिव में रखेंगे। और साथ साथ जो है अब जो मोमेंट प्रोसेस या अब लोग जो मतलब आगे जो हम लोग करेंगे, इसमें प्रमुख रूप से जो है इन सभी चीजों पे जो है चर्चाएं फिर से अब तेज होंगी, क्योंकि जो है लगातार जो है आंदोलन चल रहा है, 65वां दिन है।
इतना 3,000 से ज्यादा छात्रों पे FIR है, 4 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, 34-35 के लोगों पे तो स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल चार्जेस लगा दिया है लोग। लेकिन फिर भी हम लोग अगर कल जो हम सरकार को चेतावनी दी है, हम लोग अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर जो है कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया तो फिर हम लोग विधानसभा के भी घेराव करने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में। तो जब विधानसभा का घेराव होगा तो एक जो प्रश्न उठेगा कि विधानसभा का घेराव आखिर क्यों किया, किस मुद्दे पे किया गया। तभी मुख्यमंत्री रहेंगे अंदर में, और जो कुछ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे हम लोग लगातार संपर्क में भी हैं कि वही जो है उसी दिन जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएं, या जो भी संवैधानिक प्रावधान है अगर लाएं तो चर्चाएं हो, अगर चर्चाएं करें, और जो है कंप्लीट रूप से जो है मुख्यमंत्री से सवाल पूछे कि अभी तक वो मिल क्यों नहीं पाए हैं। चेयरमैन, चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग के जो है खुद मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मतलब खुद वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन आगे वो करते हैं, जो विजेंद्र प्रसाद यादव वो करते हैं। तो सवाल हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टी के पास भी, जो चूंकि विधानसभा स्टार्ट होने वाला है तो सवाल वहां डाल रहे हैं, वो लोग भी सवाल वहां ले रहे हैं। लेकिन रोड मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो होता है, आदरणीय जो है ये राम मनोहर लोहिया साहब थे, वो बोलते थे कि जो है सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या असेंबली या मंत्री जी सुनसान होगी तो संसद हो जाएगी। यहाँ हो गया सड़क सुनसान हो गई तो आयोग जो है आवारा नहीं, आयोग जो है साला भ्रष्टाचारी और आवारा सब कुछ हो चुका है। और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ऑफिस बना के सबसे बड़ा उसका सील्ड पॉइंट है कि भैया हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, पहले तो आयोग का ऑफिस चेंज करने के लिए प्रयास किया जाए, उसको उठा के कहीं कंकड़बाग में बना दिया जाए, क्योंकि उसके वजह से जजेज को भी खतरा होता रहता है, वो VIP रूट में जो है। अब वहां रहने की जरूरत भी नहीं है आयोग को कहीं बढ़िया सा बिल्डिंग दे दिया जाए कंकड़बाग में। क्या आशुतोष जी, बहुत जमीन खाली है उधर सिटी के तरफ, सही बात है, क्यों क्या जरूरत है कमरे में दुबक के बैठे हुए हैं। एक बड़ा सा ऑफिस हो, आयोग को भी संसाधन बढ़े, और ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया प्रोटेक्शन भी हट जाए कि बार बार जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया के नाम पे चारों तरफ से पुलिस लगा ली है और अंदर बैठ के क्वेश्चन बेच रहे हैं। अंदर बैठ के क्या तो एक जी छात्रों के बीच तो एक ये भी है, चल रहा है बात कि बगल में ही CMO है, बगल में ही सचिवालय है, तो 1 किलोमीटर के अंदर में जो सेटिंग गेटिंग है वो बहुत मजबूत हो पाता है। अगर मान चलिए कंकड़बाग चला जाएगा तो थोड़ा फिर मुश्किल होगा, यही चीजें तो जो पारदर्शी होने लगेगी। फिर जो है बीच में सैदपुर और मुसल्लापुर हाट भी पड़ता है, फिर वही जैसे इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में आशुतोष जी आयोग का घेराव रोज हो जाता है, क्योंकि ना वहाँ CMO है ना वहाँ पर कुछ है, ये पड़ जाता है यूनिवर्सिटी एरिया के बगल में। ये वैसे भी आयोग में स्टूडेंट को जाने में बहुत दिक्कत होता है, अगर वहां पर जाना है बेली रोड तो किसी को कुछ भी करने के लिए। और आयोग जगह का बहुत कमी है वहां पर आयोग में। तो आयोग का जो है नया बिल्डिंग कहीं बने, बिहार सरकार, बिहार में भी जैसे द्वारका भवन में बिहार भवन 2 जगह बना चुकी है, भैया आयोग का भी अब समय फिरना चाहिए, उनको भी कोई बड़ा ऑफिस मिले। हम तो कहेंगे राजगीर उजगीर में बना दीजिए या सहरसा वर्षा में का कैंप ऑफिस भी बना दीजिए, तो थोड़ा इरादा इनका सही रहेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते रहते इनका दिमाग जो है थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो जी सही बात बोले। तो अब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, बजट पेश होने वाला है, आयोग के नए भवन का भी शिलान्यास कर ही दे मुख्यमंत्री भवन, कहीं कहीं 10-20 एकड़ में कहीं बना दिया जाए, ताकि चेयरमैन को भी बजट भी बिहार सरकार को बहुत मिला है, बना सकती है, बहुत सरप्लस बजट, पैसा कमी नहीं है, बस प्रपोजल चल जाए तो। हाँ, और आयोग वहां पर तो परमार साहब गुजरात ले जा रहे हैं 1000 करोड़। ये है ब्रजेश भैया, आपका बस हियरिंग हो, और मैं तो शुभकामना करूंगा कि आप केस जीत जाएं। तो इस बार मैं ना फर्स्ट ईयर से भेजूंगा इनको, फर्स्ट ईयर से टिकट कटवा देंगे, कंफर्म टिकट। बिहार जीतेगा, मेरा जो PIL है वो जब थे आप लोग की सिटीजन बिहार के रूप में मेरा एक्सेप्ट, वो पूरा लार्ज वाला स्टूडेंट का नहीं। आशुतोष जी का भी इशू है, सड़क पे जो बैठा है, क्योंकि जो BPSC से जो अधिकारी आएंगे उनके ऊपर 2 काम होता है, पॉलिसी और ये क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम, दोनों को इम्प्लीमेंट करने का। अगर नीति और कार्यक्रम इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उससे कौन अफेक्टेड नहीं रहेगा। अगर सड़क नहीं बनेगा, अगर DSP चोर होगा, अब सासाराम में आप देख रहे हैं, औरंगाबाद में कहाँ पर
टॉपर था डीएसपी, बर्थडे पार्टी में जाके गोली मार दिया स्टूडेंट को, किसी लड़के को, ट्रैफिक डीएसपी। तो भैया दिख रहा है आयोग जिस तरह के अधिकारियों को अपॉइंट कर रहा है, कल कोई पटना में ही हो जाए इस तरह का कांड, तो ये पूरे राज्य का हित है इसमें, पूरे राज्य का और इवन पूरे देश का, क्योंकि बिना नालंदा जाए, बिना पटना जाए, गुरु गोविंद सिंह का जगह है। अगर ऐसे अधिकारी तैनात रहेंगे, कोई पर्यटक गया तो पता नहीं कहीं उन्हीं को थाना में न बैठा ले अपने रिकवरी के चक्कर में। अगर 2 करोड़ दे के जो बैठेगा तो वो तो किसी से भी पैसा निकाल लेगा। तो मेरी चिंता उस चीज को लेकर है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी पूरी सड़ न जाए, इसीलिए उससे पहले इसको काट के अलग करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन करके जो शरीर का जो पार्ट नहीं बचाया जा सकता तो ऑपरेशन में सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है। अब वो समय आ गया। अब ये सर्जरी कोर्ट करे या स्टूडेंट करवाए प्रोटेस्ट के थ्रू, ये सरकार करे, कोई भी करे, लेकिन बीपीएससी के एक हिस्से को काट के अलग करना बहुत जरूरी है, संवैधानिक रूप से काट के अलग। उसमें सबसे पहले मेरा अपील रहेगा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का नियमावली सरकार पब्लिक डोमेन में लाए, कि कैसे उनको अपॉइंट करती है, किसको बुलाती है, क्या उसका क्राइटेरिया है, ये सबसे पहले लाए, बाकी तो बाद में होती रहे। धन्यवाद भैया इतना टाइम देने के लिए। 12 बज चुका है, 12 बज रहा है रात का, और हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से आगे फर्दर प्रोसेस हो, हम किस तरह से जीते, बिहार किस तरह से जीते, आम जनमानस किस तरह से अपने हक को जीत पाए। क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ बीपीएससी का नहीं है, बिहार भी अभी तक भैया समझा नहीं है। 13 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये नीतीश भाई और तमाम बीपीएससी छात्र, और ब्रजेश भाई आप खुद 13 करोड़ को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, और सरकार को भी सोचना चाहिए इस पे। मैं तो कहूंगा कि नीतीश जी को अब मुझे लगता है कि वो जो नींद की गोली खा के सोए हुए हैं उनको उठ जाना चाहिए, तो पानी का छपकारा लगाकर डायरेक्ट अपने हाथों से कह देना चाहिए कि नहीं इस बार री एग्जाम होगा, और मनु परमार को पहले गुजरात भेज दिया जाए। लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ब्रजेश भाई हमारे हैं जो उनको देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट से तो मन्नू भाई का बचना मुश्किल है। अब मैं दूसरे वकीलों से मन्नू भाई नहीं बचेंगे। 20 दिन में ये जवाब नहीं दे पाए, इसको पहला हो गया, अभी तक जवाब नहीं है। 25 तक का सुबह में फोन करके मैं अपडेट कर दूंगा आपको हियरिंग तक की, अभी तक इनका जवाब नहीं आया। ये टाइम लेंगे, मुझे ज्यादा उम्मीद है। क्या जवाब देंगे ये कि मेरे ऊपर केस नहीं था? क्या जवाब देंगे कि मेरा रिजिग्नेशन 3 महीना पहले हो गया था? क्या जवाब? सप्लीमेंट्री चार्जशीट सर फाइल हुआ है इन पे, लगातार जो है केस ऑनगोइंग है इनका। बताइए ये कुछ चंद्र पत्रकार जो हैं जो इनको जो है समर्थन दे रहे हैं, पता नहीं हो सकता उनका भी पत्रकारिता वहीं से फंडिंग हो रहा हो उनका। तो हाँ, हम लोग छात्रों का भी उनको पत्रकार वर्ड मत बोलिए भैया, उनको उनके लिए बहुत अच्छा पब्लिक डोमेन पे एक वर्ड है, वो वर्ड ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, वो लोग परमार के मीडिया हैं, परमार का जो है माउथ स्पीक वाला मीडिया है वो, और वही जो है छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है। के लिए गोदी मीडिया, चाटुकार, ये सब वर्ड निकला है। वो लोग पत्रकार नहीं चाटुकार है। पत्रकार का मतलब होता है कि जो देखे वो दिखाना। क्या उन पत्रकारों को छात्रों का दर्द नहीं दिख रहा है? एक पत्रकारों का तो मैं खुलकर अपने मन से विरोध करता हूँ। एक पत्रकार जो है जिनके ऊपर शिक्षक जो आरोप लगा रहे थे कि उनका पूरा परिवार सिलेक्टेड है, वो भी मेरे पीआई एडमिट होने के बाद बोल रहे थे कि ब्रजेश जी को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया। अरे भैया, जज साहब हमको समझा रहे थे, जज साहब सेटिस्फाई हुए तभी तो नोटिस जारी किया, अदरवाइज डिसमिस कर देते जुर्माना विद कॉस्ट। वो उनकी सलाह मेरे लिए थी कि स्टेट का जो चेयरमैन है, ये मतलब आप इसमें क्यों इंडल्ज हो रहे हैं, उनका कहने का ये मतलब था। वो गंभीरता समझ रहे थे चीजों को। अब उसको खड़ा होके क्या बोल रहे हैं कई लोग कि ब्रजेश जी को डांट लगाया है। डांट किस शब्द में लगा है? कमजोर है ना पत्रकारों का, उन लोगों का इंग्लिश में, क्योंकि वहां तो इंग्लिश में हायरिंग होता था, उन लोगों को कमजोर है इंग्लिश। हमको जज साहब ने नोटिस करने के बाद बोला कि आपका लंबा कैरियर है तो आप इन सब चीजों से बचिए। अब ये डांट में आता है कि सलाह में आता है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो 2030 में सीजीआई बनेंगे। उनके तरफ से अगर हमको कोई सलाह दिया गया तो उसका तो वेलकम होना चाहिए। ये डांट वाला जो चीज जो खड़ा होके कि हालांकि ब्रजेश सिंह को डांट लगाई, तो मुझे एक मैटर का उदाहरण दे दे पत्रकार साहब या कोई भी जो लिखे हैं
कि डांट के साथ पिटीशन कब एक्सेप्ट होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही ना रहता तो पिटीशन उड़ा देता। डांट फटकार और जुर्माना तो लगता ही, वो तो बोनस में मिलता है। और उसके बाद हाँ। एमएचएस का कोर्ट में, आज भी हमारी उनसे कोर्ट में बात हुई थी, वो भी मैटर को पूरा पढ़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इनका जवाब कैसा आएगा। तो वो तो हमारा रोज मुलाकात होता है माइकस लोगों से, वो सेम उम्र के भी है, तो हमारा थोड़ा सा बातचीत करने में भी सुविधा रहता है। वो खुद ही इंतजार कर रही है चीजों को। मैंने उनको बता दिया है कि इनका टेन्योर जो है 2026 तक का है। अभी मैं उनसे मेरा दोबारा फिर 25 तारीख के बाद बैठ के हम लोग माइकस को पूरा बताएंगे चीजें ये परमार जी के बारे में। तो यहाँ तो बचना बहुत मुश्किल है, यहाँ तो रास्ता बहुत कम है। मैं बता दूं किस चीज पे ये जवाब देंगे। ये बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट आके मेरे ऊपर केस नहीं था, ये बोलेंगे 3 महीना, ये बोलेंगे कि मैं रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन बना। जवाब से पहले ही सवाल भारी है, जवाब दे दे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इनको लव लेटर मिलेगा, उसके बाद पत्रकार तैयार रहे, मैं क्योंकि रिकॉर्डेड भेजूंगा जिस दिन डांट पड़ेगा उस दिन का। भैया 25 को अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले दीजिएगा खबर फर्स्ट पे आके। हाँ, सब खबर फर्स्ट, वो सबका खबर ही है। 25 को तो इनका जवाब, इसीलिए तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब देंगे तो मैटर डिसाइड हो जाएगा। जवाब खबर फर्स्ट जो है, प्रेस तो पहले है ही, लेकिन पहला जो है उनको हम लोग जो है इनको प्रोटेस्टर मानते हैं। ये जो है सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। मतलब जो है जो फोर्थ पिलर तो डेमोक्रेसी है, वो खबर फर्स्ट जो है उसको एस्टेब्लिश कर रही है फिर से एक बार बिहार में। बोस जी के जो मुखार बिंद पे जो सेंटेंस वो निकला था, दैवीय गुण था वो चीज जो है। नहीं तो आशुतोष जी बड़े सज्जन आदमी है, जल्दी किसी को कोई उस तरीके से उपाधि देते नहीं है। और वो इनका शब्द जो है हमारे पीआईएल से भी पहले आया था, मुझे कई लोगों ने फॉरवर्ड किया वो चीज जो है। और वो जो आप उसमें बोल रहे हैं भाइयों का भाई हूँ, उसमें इतनी गहरी संवेदना दिख रही है कि मतलब वो आदमी क्रिएट नहीं कर सकता है, एक्टिंग नहीं कर सकता है। मैं ये भी बोल दूं मैं भाइयों का भाई हूँ, कोई सेंस ही नहीं आती उससे। आपने दोनों चीजें रखी वहां पे, पत्रकार मैं बाद में हूँ, पहले मैं इन भाइयों का भाई हूँ। तो इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बहुत संवेदना का पूरा गहराई दिखता है आपके उसी सेंटेंस में। क्या आपने पत्रकार होते हुए भी आपने बोला कि भाई हाँ मैं पत्रकार बाद में हूँ, पहले इन भाइयों का भाई हूँ। ये सेंटेंस ही काफी है आपके लिए। मैं तो कहूंगा कि ये टैगलाइन लग जाएगा आपके लिए प्रोटेस्ट व्यास जी का, याद रहेगा कि पत्रकार नहीं भाई रिपोर्ट कर रहे थे, भाइयों के भाई। अब इससे ज्यादा क्या ही शब्द कम पड़ जाते हैं। थैंक यू भैया, आप लोग का मतलब ये तो मेरा पूरा खबर फर्स्ट फैमिली का सपोर्ट है जो मैं बोल पाता हूँ। तो प्रेशर तो आप भी समझ रहे होंगे, बिहार में रह के ऐसा पत्रकारिता करना बहुत नोक पे, मतलब मैं क्या बोलूं, छोड़िए, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, और ये है कि हाँ मेरा भाई पीछे है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए मैं कर भी पाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। पटना हाई कोर्ट जिस तरह का रवैया अपना रहा है, इसी कारणों से तो जो है क्या करो, बोनाफाइड क्रिटिसिज्म कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होता है। आप सुनवाई नहीं कर रहे, उसके खिलाफ भी कोई ना बोले। आप रोज मैटर सुन ही चल रहे, पटना हाईकोर्ट में बेल की हियरिंग हो जा रही है, डीएसपी बरी हो जा रहा है, और स्टूडेंट का मैटर में शादी और कुंभ आ जा रहा है बीच में। तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। नहाने वालों को भैया एक बात बोलूंगा कि गर्दनी बाग के गंगोत्री में स्नान करके 4 लाख बच्चों को न्याय दे दीजिए। 144 साल नहीं, 444 साल बाद जो कुंभ आएगा ना, उसमें जो डुबकी लगाएगा उससे बड़ा पुण्य मिलेगा अरविंद सिंह चंडेल को। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हो, कोई दूसरा तीर्थ स्थान बच ही नहीं जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से पूरे बिहार में सिर्फ एक ही तीर्थ स्थान है, वो गर्दनी बाग है। कल कोई रहे या न रहे, क्योंकि वहां धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई चल रहा है। अब ये संख्या मैटर नहीं करती। हम लोग तो वही मिलिट्री है एक प्रकार से, जो अपने अधिकारियों के लड़ रहे हैं, एक प्रकार का आर्मी ही है हम लोग। जी लोग रेस अगेंस्ट टाइम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 2 महीना में मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता कि कहाँ लाठी चल रहा है। इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनके कान तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। तो सोच लीजिए कि कितना रेस अगेंस्ट टाइम हो रहा है सारा जबकि मैकेनिज्म। यही सर, जबकि यही अशोका जो है
वो कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। वो जब चाहे अशोक रात्रि में, जी, जी रात्रि में अशोक जहां भी हो मिल सकते हैं। जी शिलालेख उसका मिलता है वहीं अपने बिहार में, उसमें वो गुप्तचर को आदेश देता है कि मैं नहा रहा हूँ, मैं यहाँ तक रानी के साथ भी हूँ, अगर प्रजा का कोई मैटर हो तो मुझे रात में जगा के बताया जाए। और एक आज के मुख्यमंत्री है, लाठीचार्ज हुआ कहाँ, किधर? मैं तो गजब ही सिचुएशन है भैया। ये तो राष्ट्रपति शासन का ग्राउंड है ये, कि मशीनरी फेल हो गया है बिहार में। फेल्यूर ऑफ मशीनरी या फेल्यूर ऑफ कमीशन है। जब सरकार ही फेल है तो आयोग कैसे नहीं फेल होगा? आयोग तो उन्हीं की दुरुस्ती में गई है ना, अपराधी अपराधी चेयरमैन और 10 साल से बैठा हुआ ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ऊपर से गाइड उनके अंदर खुद है मुख्यमंत्री के अंदर, तब भी उन तक बात नहीं पहुंच पाई। सामान्य प्रशासन विभाग खुद उनके 15 साल से उनके ही अंदर रहता है, तो भी ये सर, हम लोग का मानना है कि सर कि इनका जो ये जो है रिप्रेजेंटेशन देते हैं विधानसभा में, ये विजेंद्र प्रसाद यादव, इनका समान परिषद में का, और जो मुख्यमंत्री है, दोनों मानसिक रूप से विकसित आदमी है। जो छात्रों के बीच एक जो समझ है या जो लगातार चर्चाएं होती है बिहार में, ये टोटली जो है मेंटली डिटोरेट कर गए हैं ये लोग। तो ये लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाए, कैसे सवाल पूछ पाए? कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग। बस जो है हम लोग का जो मानना है, हम लोग के बीच जो चर्चाएं चलती है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है तत्कालीन सरकार का, उसका बीपीएससी का उगा ही उसका माध्यम है। उसके अलावा कोई कॉर्पोरेट फंडिंग तो है नहीं इनको। यहीं से पैसा कमाते हैं, यहीं चुनाव लड़ते हैं, यहीं चुनाव जीतते हैं ये लोग। हाँ हाँ, अगर कोई जांच हुई नहीं है ना, क्योंकि चेयरमैन 3 बार अरेस्ट भी हुए हैं, पटना हाईकोर्ट में जाके बोलते हैं कि हम जितना दिन जेल में रहे उतने दिन मेरा कार्यकाल बना दीजिए। मैं तो ये सेंटेंस मैं सुन के हंसता रहता हूँ आपस में। मेरे दोस्त सब इसी वजह से जान गए। बिहार को जो गाली पड़ता था अब तो सच में अपने ही मैटर करने के कारण एक्सपोज हो गया। लेकिन अब क्या किया जाता? अगर इस चेयरमैन का इशू लेकर आप किसी और कोर्ट में जाते तो हो सकता है मैं जिंदा भी नहीं बचता। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, पटना के हाईकोर्ट जिस तरीके से गंभीरता उनकी है, तो शायद वहां पे किसी दिन गोली चल जाए आदमी के ऊपर हाईकोर्ट के बाहर। इतनी बड़ी खतरा है। यहाँ तो मैं अंडरग्राउंड हूँ, यहाँ दिल्ली पुलिस को इंटीमेशन भी है, मेरे ऊपर पहले भी खतरा रहा है, तो यहाँ तो मैं सेफ हूँ। और यहाँ 1,30,000 वकील भी मेरे सपोर्ट में है। अगर कुछ होगा तो दिल्ली पुलिस 50,000 ही है, तो हम अपना न्याय ले लेंगे। लेकिन जिस तरह के भैया, खतरों से आप पे उंगली उठाने का मतलब होगा पूरे बिहार के स्टूडेंट पे उंगली उठाना, और उसके बाद जी बिल्कुल जी। आंदोलन नहीं, क्रांति होगी। नहीं, फिर इसीलिए तो फिर हम लोगों को कारण ही कोई दबाव नहीं है। पिछली बार बिहार में तो फोन फान आया भी था। इस बार वो लोग डिटर्मिन है कि इसको टच नहीं करना है। कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा कर लेंगे, कपिल सिब्बल को ले आएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी को ले आएंगे, लंदन से हरीश सिंह को जोड़ लेंगे, करोड़ रुपया सरकार का पब्लिक का पैसा बर्बाद कर देंगे। अब मेरा तो दुख इसी बात को लेकर है कि एक करप्ट चेयरमैन बनाया गया और उसके लिए बिहार सरकार वकील खड़ा करेगी, पैसा पब्लिक का लगेगा उसको डिफेंड करने में। इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। काहे पब्लिक का मनी वेस्ट कर रहे हैं? बड़े बड़े वकील आएंगे, एक डेट का 30 लाख होता है, 17 लाख से कम तो कोई लेता नहीं है। ये किसका पैसा बर्बाद होगा बताइए? ये 25 तारीख को फिर ये 3-4 हियरिंग चलेगा, तो 1-2 करोड़ रुपया तो ये बर्बाद करा के जाएगा ये आदमी। क्या बताएं, बहुत गंभीर स्थिति सही है। बात, सही बात है। हालांकि जब चलिए, ये हो जाएगा मुकदमा तो आरटीआई हम लोग लगाएंगे कि लीगल एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ। अभी लड़ाई इतना आसानी से नहीं जाएगा। बिहार सरकार के जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें, पूरा पटना में पोस्टर लगवाया जाएगा इसका, कि एक चोर को पहले अपॉइंट किए, एक करप्ट आदमी को पहले अपॉइंट किए, फिर उसको बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी में पब्लिक का पैसा बर्बाद किए, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके। ये ये तो क्रेडिट दूंगा उनको, चाहे कोई मर जाए कोई जिंदा रहे, ये दोषी बनाया जाएगा बाद में। जो ये चला ये डिस्क्लोज किया जाएगा, आरटीआई तो लगेगा बिहार के लीगल डिपार्टमेंट। अब इस तरह की गंभीरता सोच लीजिए, मुख्यमंत्री जी बोल दे तो तुरंत रिजाइन कर दे ये आदमी। अब नवंबर 26 तक कार्यकाल है, क्या अरे होगा? देखिए, मृत्यु निकल रहा था अभी मेरे मुंह से। मैं तो कहूंगा नीतीश जी को खुद अपना पुराना भाषण याद करना चाहिए और उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए कि जब वो हाँ रेलवे मिनिस्टर थे तब जो वो भाषण दिए थे, जो पब्लिक बाइट दिए थे मीडिया को, उसको याद करके उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे भी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहा है। तो वो बिल्कुल। क्वेश्चन का जवाब
देना चाहिए नीतीश जी को, नहीं दे पा रहे तो रिजाइन दे, जनता फैसला कर लेगी 25 में कि वो सही अरे या कौन सही। अरे आशुतोष जी, चुनाव ऐसे भी होने वाला है, 2 महीना पहले हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ तो टाइम देखेंगे रही। आप चुनाव की तैयारी का समय भी ज्यादा मिल जाएगा उनको। क्यों सही बात। और गर्दनी बाग के स्टूडेंट भी अपना निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो भैया कोई सरकार है नहीं, फिर मन्नू भाई को नया बचाने नया वाले। नया असेंबली बन रहा है, हम लोग की इच्छा है कि नया असेंबली का उद्घाटन हम ही लोग करें, गर्दनी बाग के छात्री करेंगे। नया नया असेंबली के साथ नया कमीशन का बिल्डिंग भी बने, उसको बेली रोड से बाहर निकालिए। वो भाई बार बार जी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बवाल हो रहा है बीपीएससी की वजह से, क्योंकि हर एग्जाम में गड़बड़ी होता है और हर बार स्टूडेंट पहुंचता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया के नाम पे लाठी मार देते हैं। तो ये रोज स्थिति क्यों हो? एक बड़ा सा 10-20 एकड़ में बना के सीआरपीएफ की सुरक्षा नहीं, रखिए। मेरे पास एक प्रपोजल है भैया, बिल्डिंग बनाना भी नहीं पड़ेगा, उद्योग हाँ भवन को बीपीएससी में शिफ्ट कर दे, जो गांधी मैदान में बिल्कुल। उद्योग भवन है। हाँ और बियाडा वाला जो। उद्योग, तब तो हाँ, जो आसान हो नयका जाएगा, तब तो हम लोग कब्जा कर लेंगे, जाके चेयरमैन ही बन जाएंगे, पैरेलल एक कमेटी बनाएंगे। और जो कि वो बीपीएससी को जयप्रकाश जी उद्योग के समय भवन में, बना दे, उद्योग भवन को बीपीएससी वाला भवन मैं दे दे, एक घटना शिफ्ट। बताना चाहूंगा। जी जी जी, एक घटना आपको आशुतोष जी बताना चाहूंगा कि बीएस दुबे उस समय पटना के डीएम थे जब यहाँ पे संपूर्ण क्रांति चल रहा था। तो उनको मैं एक सेमिनार में सुन रहा था, क्या हुआ कि छात्रों ने क्या किया, एक पैरेलल कमेटी बनाई, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को 3-4 दिन तक पहले बंद रखा है उन्होंने घर में। जो वो लगातार फोन कर रहे थे डीएम को, हमको निकालिए नहीं तो मार देगा अच्छा सब हमको। डीएम साहब की गाड़ी भी जला दी छात्रों ने। और डीएम साहब जो है फिर टेम्पू से आए यहाँ पे, छात्रों काफी मनाए, छात्र नहीं माने, तो छात्रों ने क्या किया, पैरेलल कमेटी डेवलप किया और वीसी अपॉइंट कर दिया था वशिष्ठ नारायण सिंह को। और जो है वही नीतिगत निर्णय ले रहे थे तभी। हाँ ये केवल बेली रोड में आयोग ऑफिस है, इसी कारण से पब्लिक प्रेशर से दूर है कि भैया हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हैं। हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक आरटीआई तो मैं खुद लगाने वाला हूँ पटना के डीजीपी पर कि मुझे पटना के अंदर कितने रेस्ट्रिक्टेड एरिया उसकी लिस्ट दो और किस नियम के तहत रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। 144 तो लगते मैंने सुना है कि विधानसभा चल रहा है तो 144 लग दिया जाए। रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन से कानून से निकल के आया है? जरा मैं भी पूछूं उनसे कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया का क्या डिफिनीशन क्या है, कौन से कानून के तहत आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाते हैं। और वो ऑफिस को वहां से सेटअप किया जाए, या तो आयोग का जो कार्य प्रणाली है, स्टूडेंट पहुंचेंगे बार बार और बार बार ये पुलिस स्टूडेंट में लाठीचार्ज, किसी दिन गोलीकांड जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो आयोग का ऑफिस वहां से हटाया जाए। मैं तो पेटिशनर के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ। और वो जगह भी छोटा पड़ गया आयोग के लिए, वहां तो छोटा सा बिल्डिंग है, आप देखते ही फ्लाईओवर बन गया है, वो आने जाने का भी थोड़ा दिक्कत हो गया वहां पे। उद्योग भवन ठीक रहेगा भैया, वो बहुत बड़ा है, बहुत हाईटेक बना है उद्योग भवन। तो वहां मुसल्लापुर और मेहंदू से पहुंचना भी आसान होगा, हाँ, इसलिए वहां वही से जगह को सीधे पहुंच सकते हैं। वहां से जी। स्टूडेंट की एक बार आयोग को जगा के आ जाते हैं, सुबह में जागते रहो, ईमानदार रहो, जगह अपने है। चलिए ठीक है ठीक है भैया, तो 12:20 हो चुका है, 1 घंटा 42 मिनट होकर ये डिबेट सेशन हुआ जिसमें बहुत सारी चीजें निकली है। और धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए, ब्रजेश भैया, निखिल भैया, दोनों आदमी को धन्यवाद जुड़ने के लिए और खबर फर्स्ट जी को आपको भी टाइम देने के प्रणाम लिए, जी। पूरे फैमिली को टाइम देने के लिए। देखिए, इस डिबेट से बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि अब क्या कर सकता है। जब हाईकोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रहा हो, जब सरकार ना सुन रही हो, जब बहरी हो जाए बीपीएससी, तब क्या रास्ता है, इसी को खोजने में 2 दिन से मैं लगा था। इसका जवाब आज मिला, और जवाब ऐसा मिला है जिसको सुनने के बाद आयोग से लेकर सरकार तक की रूह कांप उठेगी। और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कौन कौन से पॉइंट को रखना है, कौन कौन से पॉइंट को हाईलाइट करना है। ये सारी चीजें अब आप लोग के सामने क्लियर है। मैं तमाम लोगों को बोलूंगा, हर एक छोटी से छोटी बिंदु को इस 1 घंटा 45 मिनट के डिबेट में रखने का मैं कोशिश किया हूं, जिसमें लाठीचार्ज से लेकर जो बच्चियों पे
जो आज जो न्यूज आया था, पोस्को एक्ट से लेकर बीपीएससी तक हर एक छोटी छोटी बातों पर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीकता से ब्रजेश भाई ने सब चीज बताया। तो आप लोग इसको फिर से सुनिए और शेयर कीजिए इस डिबेट सेशन को। मैं इसका क्लिप भी बनाऊंगा और डालूंगा जरूर, क्योंकि ये जानना अब बहुत जरूरी हो गया कि आम आदमी के पास उनका मौलिक अधिकार कौन कौन सा है रह गया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जुड़े रहिए खबर फर्स्ट को, और खबर फर्स्ट के फैमिली को बढ़ाइए। आप लोग से निवेदन है, क्योंकि आप लोग फैमिली हो, आप ही लोग को मैं बोल सकता हूं। फैमिली बढ़ाइए, जितना बड़ा फैमिली होगा उतना बड़ा आवाज होगा, और अन्याय से उतनी हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर मजबूती से लड़ पाएंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। ना स्याही का दोस्त हूं और ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं। जय हिंद।